देवदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा और समीक्षा। हम सागर जिले की 8 विधानसभा में आज चुनावी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप सबलोग साहब है और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कद्दावर नेता यहाँ से रहे शैलेंद्र ठाकुर साहब है। सबसे पहले हम बात करेंगे सागर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ राहुल गांधी 2 बार आए, उन्होंने देवरी में आम सभा संबोधित की, साथ में नरियावली विधानसभा में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। साथ ही अमित शाह ने भी सागर में आम सभा को संबोधित किया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत बुंदेलखंड में झोंकी है। कितनी सफल होगी कांग्रेस और कितनी सफल होगी भारतीय जनता पार्टी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए और कौन कौन मुद्दा यहाँ प्रभावी रहेगा, इन सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे पर जो है चुनाव लड़ रही थी, वहीं कांग्रेस जो है किसान का कर्जा माफ और रोजगार के अवसर प्रदान करना, नौकरी देने की बात कर रही थी। दोनों चीजें कितनी जनता के बीच में गई हैं, क्योंकि बम्पर मतदान हुआ है और लगभग मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो 74% मतदान हुआ है। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे पक्ष में हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अधिक मतदान होना ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। फिलहाल हमारे साथ संदीप सबलोग साहब है, उनसे हम पहले एक सवाल पूछेंगे कि कितनी उम्मीद है उनको उनके मुद्दों के आधार पर कि बुंदेलखंड के गढ़ सागर जिले में वो कितनी सेंध लगा पाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव वक्त है बदलाव के नारे के साथ लड़ा था और मेरा अपना मानना है कि सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने के संकेत और रुझान हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं और 11 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से सागर में अधिकतम सीटों पर कांग्रेस अपनी विजय पताका फहराती हुई आपको दिखेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है और कांग्रेस का दावा है कि वक्त बदलाव का है और हम शैलेंद्र ठाकुर साहब के साथ चलते हैं कि कांग्रेस के इस नारे में कितना दम है। बीडी भाई, जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के अन्य जुमले रहे हैं, उसी तरह जो वक्त है बदलाव का भी नारा जुमला ही ज़्यादा साबित रहा है। वक्त है बदलाव की अगर इनने नज़ाकत को पकड़ा होता तो ये बहुत समय पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि 3 महीने पहले मैं अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दूंगा, उसमें फेल रहे। इन्होंने जो प्रत्याशी चयन के मामले में बोला था कि मैं सर्विस पर ज़्यादा महत्व दूंगा। आप हम सबको पता है कि अगर सर्विस के आधार पर टिकट दी होती तो क्या सुरेश चौधरी जी को टिकट मिलना चाहिए था। उनकी ही इकलौती सीट ऐसी है जहाँ पंगत पर शिरकत करने आए दिग्विजय सिंह को 7 प्रत्याशियों ने ये लिख के दिया था कि आप सुरेश चौधरी को बदल दो, हम 7 साथ में। तो क्या जनभावना का काम किया? प्रत्याशी चयन में जनभावना को नहीं किया और गुटबाजी ही टिकट देनी थी, तो वक्त बदलाव का नारा देने का कोई अर्थ नहीं। आज भी संजय गोट, कमलनाथ गोट और ज्योतिरादित्य के बीच में टिकट बटी। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस गुटबाजी से नहीं उभर पाई है। हालांकि ये तस्वीरों में रहा कि गुटबाजी कहीं ना कहीं दिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस अंदाज में भीतरघात हुआ है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही है, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हम 8 विधानसभा की बात करते हैं कि वहां क्या परिणाम होंगे, किस स्तर पर चुनाव लड़ा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीना में क्या स्थिति रहेगी। सब लोग साहब, बीना सीट जो है कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस ने बीना को विकसित करने के लिए एक पेट्रोकेमिक रिफाइनरी की जो स्थापना की थी वह हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस पेट्रोकेमिक रिफाइनरी की कितनी उपेक्षा हुई है। वहां के लोगों को ना तो रोजगार मिला है, ना वहां विकास के कोई ऐसे काम हुए हैं। वहां केवल अपराध और गुंडागर्दी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका जवाब बीना की जनता बहुत खुलकर देने वाली है। मेरा ये दावा है कि बहुत शानदार मतों से बीना से हमारा कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीता। ये बिल्कुल बात है और कहीं ना कहीं तस्वीर आ रही है एक सामने कि भारतीय जनता पार्टी के जो महेश राय है वो बीना से तो बहुत मजबूत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से वो कमजोर है। रिफाइनरी जैसी बात कांग्रेस कर रही है, इन सारी चीजों से, जबकि एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात भी आ रही है, कैसे निपटेंगे बीना? बीडी भाई, जहाँ तक आपको हम बताएं, नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जिस बीना प्रोजेक्ट का इन्हें भूमि पूजन किया था,
वो 10-12 साल इस बात पे डिले हुई कि अंबानी ग्रुप गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगा ले पहले, फिर बाद में ये कांग्रेस उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाए। ये जग जाहिर तथ्य है। पर जिस प्रोजेक्ट की 6,000 करोड़ प्रोजेक्ट थी, वो जाके 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पहुंच गया। इस बात की सलाह की बात कर रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब उसको टैक्सेशन से देके छूट दिया, एक सेज बना रहे हैं, हम एक औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, एलाइड इंडस्ट्रीज लगेंगी, तब उसका भला होगा। इंडस्ट्रीज के नाते, रिफाइनरी के नाते कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए वो चुनाव पे प्रभाव डालेगी, मैं इस बात को नहीं मानता। जहां तक महेश राय की बात बताएं, इतना सीधा और सच्चा और प्यारा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का कि मैन टू मैन सर्वे में 6 महीने पहले सीएम साहब ने उसको टिकट की झंडी दे दी थी। जहाँ तक ग्रामीण और शहर की बात कर रहे हैं, वो शहर में लोकप्रिय होने के साथ साथ ग्रामीण में भी बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से महेश राय चुनाव जीत के आ रहा है। बिल्कुल कांग्रेस के अलग अलग दावे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी अपने दावे हैं। हम बात करेंगे खुरई विधानसभा की, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो अरुणोदय चौबे जो बुंदेलखंड के बहुत ताकतवर लीडर हैं कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ के बहुत करीबी है, वो चुनाव लड़ रहे थे। मुद्दा कांग्रेस का ये था कि आतंक और भय की वहां सरकार है, जबकि भूपेंद्र सिंह का ये कहना था कि हम विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जब विकास की बात होती है तो कितना विकास को क्रॉस कर पाए कांग्रेस प्रत्याशी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल और कांग्रेस के विकास मॉडल में जमीन आसमान का अंतर। भारतीय जनता पार्टी विकास मानती है सड़कों को, बिल्डिंगों को और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को। कांग्रेस विकास मानती है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन देने के अवसर को, उसके स्वास्थ्य को, उसकी शिक्षा को, उसके रोजगार को। वहाँ स्वास्थ्य में उन्होंने कहा कि 100 बिस्तरों का अस्पताल। देखिए, कहना अलग बात होती है, क्या वास्तव में वो सुविधा वहां के लोगों को मिल पा रही है? क्या वास्तव में वहां के लोगों को सम्मान के जीवन के अवसर मिल पा रहे हैं? वहां कितना अपराध बढ़ गया है, कितना ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है, कितना जुआ सट्टा और अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है। इन सारी चीजों को विकास के साथ जोड़ना जरूरी हो जाता है। जब तक व्यक्ति स्वयं में सुरक्षित नहीं होगा, वह विकास के संकल्प को या विकास की संकल्पना को पाने से बहुत दूर रहेगा। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास को तोलना मैं उचित नहीं मानता, जब तक किसी व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन के अवसर ना प्रदान किए जाए। ये बहुत बड़ी कमी नहीं है। संदीप जी बिल्कुल वाजिब है आपकी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ सिर्फ आतंक और भय का ये बात, ये डायलॉग कहकर क्या जो है सीट छीनी जा सकती है? नहीं, देखिए, भय और आतंक वहां निश्चित रूप से है, शासन में भी, प्रशासन में भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी। लेकिन विकास की जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, ना तो वहां युवाओं को रोजगार है, ना किसानों को सुविधाएं हैं, ना लोगों को सुरक्षा है। तो ऐसे में लोग बदलाव, मध्य प्रदेश का मुद्दा, पूरे मध्य प्रदेश का मुद्दा है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जिनके पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने का विभाग है, उनके ही गृह क्षेत्र में, उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार आपराधिक घटनाएं मीडिया के सामने आई है। ये मेरे अलग से आपको बताने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस का ये आरोप है कि वहां खुरई विधानसभा में बहुत सी ऐसी घटनाक्रम हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते हैं। लेकिन मैं अब कहूंगा कि विकास के एजेंडे पे कितने सफल हुए हैं, और जो 83% जो बम्पर मतदान हुआ है वो किसके पक्ष में जा सकता है? ये बड़ा सवाल है वहाँ। बीडी भाई, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को इस मायने में बधाई देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी मंदिर जेलू पहनने लगे। अभी हमारे संदीप भाई ने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात कही, वो हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है। कांग्रेस ने अगर इन दोनों बातों को स्वीकार कर लिया राजनीति में, तो राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की बौद्धिक स्तर पर वो गांधी बौद्धिक स्तर पर हमारी स्वीकृति मिली है। जहां तक खुरई विधानसभा की बात, 230 विधानसभाओं में किस तरह से एक आदर्श विधानसभा बन सकती है, संगठन के नाते उसका ये हमारी मॉडल विधानसभा बन के बनी। मैं भूपेंद्र भाई को इस मामले में बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी की अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति की बात थी, उस पूरी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने वाला वो शख्स अपनी विधानसभा में है। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, विकास नहीं होता। ये हमारे ख्याल से संदीप भाई विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास के मापदंड से कैसे अलग किया जा सकता है, चाहे सड़कें हों, चाहे स्कूल हों, इन सब बातों से ही मामला है। और जहाँ तक की बात है सिंचाई के मामले में, भूपेंद्र भाई ने अल्टीमेट बिना परियोजना ला के दी। यही भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री हैं कि सागर नगर पूरे देश में सुरक्षा के नाम से नंबर 1 रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी रही है। ये गाँव में जिस तरह की जो छुटपुट की घटनाएं होती है, भूपेंद्र भाई की चूंकि गृह मंत्री होने के कारण उस विषय कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट किया गया, ऐसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल वाजिब बात है कि बिना रिफाइनरी आई और कहीं ना कहीं और सारी बिना रिफाइनरी कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। लेकिन लेकिन बिना रिफाइनरी के साथ हमने जो सहायक उद्योग की कॉन्सेप्ट साथ में लाए थे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने एक भी सहायक उद्योग यहाँ पे बीना या खुरई में स्थापित करने में कोई पहल नहीं की। केंद्र से हमारी सरकार जाने के बाद पिछले 4 साल विरोध भी होना चाहिए, कांग्रेस बिल्कुल विरोध होना चाहिए और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। बीना की हमारी स्थानीय इकाई ने इस बात को लगातार उठाया है कि हमारे औद्योगिक जो मानचित्र पे लाने का काम कांग्रेस ने किया था, उसको सही रूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। मैं शैलेंद्र भाई की एक बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो उन्होंने खुरई की बात की, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, ये महात्मा गांधी जी की कंसेप्ट है। और महात्मा गांधी जी की कंसेप्ट में अंतिम व्यक्ति वह है जो सारी सुख सुविधाओं से वंचित है। और हमारी कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं बनाई, जिनकी नकल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने की, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। केंद्र और राज्य सरकार ने नकल करके, चाहे वह खाद्य सुरक्षा कानून हो, चाहे आवास योजनाएं हो, चाहे स्वास्थ्य और बीमा की योजना, ये सब कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपना लेबलिंग लगा के उन्हें अपने बताने का। देखो संदीप जी, बिल्कुल राहुल गांधी आते हैं बुंदेलखंड की धरती पे, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 4.5 साल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी योजनाएं गिना रहे हैं जी, लेकिन वही बात जो 60 साल कांग्रेस ने शासन किया है, जी, तो पिछली बातें क्यों उन्होंने जिक्र नहीं की? देखिए कांग्रेस हमेशा विकासवादी विचारधारा और विकासवादी सोच को लेकर चलती नई उम्मीद। है। हमने जो कर दिया वो हमने किसी पे एहसान नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जनता ने सरकार चलाने का काम हमें सौंपा था। हम बार बार उनको ना गिनाने के बजाय हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। कांग्रेस का मुद्दा जो है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, बिल्कुल होगा। कर्नाटक और वहाँ डायलॉग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप कर्नाटक सरकार में पता कर लीजिए, आप पंजाब सरकार में पता कर लीजिए। और जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी ने बोला है कि 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ किया जाएगा, और यदि 10 दिन में हमारा कर्जा माफ मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तो 11वें दिन मध्य प्रदेश को दूसरा मुख्यमंत्री मिलेगा। इतना बड़ा ताकत से, इतनी बड़े विश्वास से कोई कहने का काम कर सकता है तो कांग्रेस के लोग कर सकते हैं और राहुल गांधी कर सकते हैं। केवल जुमलेबाजी का काम कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम होगा, ये नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 साल पहले बोला। लेकिन इस चुनाव में ये मुद्दे सभी गायब थे, उन पे नरेंद्र मोदी जी ने बात क्यों नहीं की? बिल्कुल किसानों का कर्जा माफ होगा, इस पर इनका दावा है कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं दर्शकों को फिर बताना चाहता हूँ, शैलेंद्र जी हमारे साथ में है, पुरानी योजनाओं से कांग्रेस बच रही थी, नई उम्मीद क्यों उसने जो है जगाई है? इसलिए बच रही थी वीडी भाई कि इंदिरा जी ने गरीब हटाओ को बड़ा चर्चा डाल दिया था, और गरीब हटाओ के नाम से एक बार में सरकार भी बना दी। जुमले हुए, क्या गरीबी हटी? जहाँ तक ये किसानों की कर्जा की माफी की बात करते हैं, मैं शिवराज सिंह चौहान को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उसकी सकारात्मक सोच, उस शख्स की सकारात्मक सोच इस प्रदेश को 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिला देती है, वो फर्जी नहीं दिलाती। जब शिवराज सिंह चौहान सभा में पूछते हैं कि किसान भाई आपको 2000 रुपये 3000 रुपये माफी चाहिए, किसान नाराज है, या फिर आपको इतना सक्षम बनना है कि आप 5 लाख 6 लाख रुपये सालाना कमाओ, जिस स्वाभिमान के साथ हम किसान को यहाँ खड़ा कर रहे हैं, वही योजना है भावांतर। उसके डिफरेंस को, उसकी लागत को, उसके विक्रय मूल्य को घटाने का काम कर रही है। भावांतर की बात करें तो कितना नफा और नुकसान हुआ, क्योंकि निश्चित हुआ। ये वो किसान जो नहीं है उनकी बात है। चुनाव में भी उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। ये मेरी भाई पता नहीं आप लोगों के पास कैसे, जो हम लोगों के पास ही फीडबैक आ रहा है, जितने भी भावांतर के नाते लोगों के पास पहुंचा, काफी राशि पहुंची। और जहां तक एक बात और बता दें, अभी जो हमारी घोषणा पत्र में या वचन पत्र में जो हम लोगों की बात है, उसमें तो हम लोग छोटे किसानों के लिए की भी बात शुरू कर रहे हैं कि 2 एकड़ 3 एकड़ की जो उपज है उसमें भी हम 250 रुपये प्रीमियम में डालने वाली है। तो किसानों के हित में शिवराज की सरकार 100% सही उतरी है, और उसका लाभ आने वाली सरकार ही आपकी सरकार के हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बिल्कुल। अब हम खुरई विधानसभा के पास नरियावली विधानसभा का चलते हैं। यहाँ विकास के अतिरिक्त चेहरे को बहुत तवज्जो दिया गया है। 1998 में जब सुरेंद्र चौधरी यहाँ मंत्री हुआ करते थे तो 6 महीने के शासनकाल पर उन पर आरोप लगे जो 2018 तक उनका पीछा करते रहे। चेहरे का चुनाव था नरियावली विधानसभा। चेहरे में कितना जो है उस चीज से निकाल कर कांग्रेस निकाल पाई है सुरेंद्र चौधरी को। देखिए, जो आरोपों की आप बात कर रहे हैं, ये वास्तव में लोगों के द्वारा
हमारे कांग्रेस के विरोधियों द्वारा, हमारे प्रत्याशी के विरोधियों द्वारा एक सोच समझे षड्यंत्र के तहत इस तरह का दुष्प्रचार हमारे सुरेंद्र चौधरी के बारे में किया जा रहा है। ऐसा कतई नहीं है। सुरेंद्र चौधरी जी एक उच्च शिक्षित, मेरे साथ रहे, मेरे क्लासमेट रहे, हम लोगों ने साथ में ग्रेजुएशन किया, उन्होंने लॉ किया, एक व्यवस्थित ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से ये चुनाव उनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि 10 साल में नरियावली क्षेत्र जो है सागर शहर के चारों तरफ की सीमाओं में आता है। आप देखिए, आप किसी भी तरफ जाएंगे वहां आपको नरियावली, मकरोनिया विधानसभा मकरोनिया नगर पालिका को ले लें, जो नरियावली विधानसभा क्षेत्र में आती है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने गोद लेने की बात की थी। और मुझे लगता है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र की मकरोनिया नगर पालिका मुख्यमंत्री जी की गोद में एक कुपोषित बच्चे की तरह दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये विकास का हाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया और उनकी सरकार का ये आरोप बड़ा गंभीर है शैलेंद्र जी, और कहीं ना कहीं नरियावली की मकरोनिया की बात करें, ये दावा तो शिवराज जी ने किया था, लेकिन कितने सफल हो पाए उसमें? देखिए, जहाँ तक गोद लेने वाली बात है, शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोद लेने से आशय से नहीं होता कि पूरा फोकस सिर्फ मकरोनिया नगर पालिका पे कर दे। जहाँ तक फंडिंग की बात है, लगातार उसको पोषित किया गया है और मकरोनिया नगर पालिका अपनी अल्प आयु में भी सिर्फ 1.5-2 साल में भी आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। आज वहाँ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेगा स्टेशंस बनने वाले हैं, स्टेडियम के लिए जगह सेलेक्ट हो गई है। और जहाँ तक प्रदीप लारिया जी की बात करें, वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय के सच्चे अनुयायी हैं। इतना लगातार सतत संपर्क, उसका जीवंत संपर्क, घूमना और पूरे क्षेत्रों में इस तरह का उसका इन्वेस्टर्स खड़ा हुआ है। जहाँ तक सुरेंद्र चौधरी जी की बात कर रहे हैं आप, कि वो कुछ उनकी टैक्स हुई, आपने बताई, कुछ उनके साथ चेहरे वितृप्त हुए थे, तो कांग्रेस की सरकार में उनके कोकृत हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, वो जग जाहिर फैक्ट्स हैं। आज भी एक कंडीशन, उस एक मानसिकता के नाते उस व्यक्ति को लिया जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस की ही सर्वाधिक विरोध उनके ही दावेदारों ने, प्रत्याशियों ने किया था। और सबसे डिस्प्यूटेड प्रत्याशी अगर रहा है कांग्रेस का, तो वो नरियावली में सुरेंद्र चौधरी रहे। सुरेंद्र चौधरी, देखिए, मैं शैलेंद्र जी की बात का बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सर्वे हुए, रिपोर्ट्स हुई और उसके बाद प्रत्याशी चयन की बात आई, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस के 8 के 8 टिकट उन सर्वे के आधार पर हुए हैं। चलिए, 11 तारीख काफी दूर नहीं है और वक्त है बदलाव। जैसे लफाजी भाषण देने वाले और जुमले देने वालों का भी चेहरा सामने आ जाएगा। 11 तारीख को प्रदीप लारिया चुनाव जीत रहा है और जिले में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पहले, दूसरे, तीसरे प्रत्याशी में रहेगा। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर सीट रेहली विधानसभा की हम बात करेंगे। गोविंदपुरा जो मध्य प्रदेश में सबसे सुरक्षित सीट मानी गई है, उसके बाद रेहली विधानसभा का नाम आता है। 7 बार वहां गोपाल कृष्ण भार्गव चुनाव जीते और 8वीं बार वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं विधानसभा पहुंचने के लिए। लेकिन कमलेश साहू ने बहुत शानदार तरीके से वहां चुनाव लड़ा। कितना रोचक होगा ये इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की उसको क्या मानती है, क्योंकि वहां भी बहुत अच्छा प्रतिशत हुआ है। कैसा देखते हैं रेहली? देखिए, रेहली विधानसभा मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदलने का काम करने वाली है। जिस तरह से भय और आतंक का राज रेहली विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर रेहली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जाके इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि विकास की दौड़ में पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत पीछे है। थोड़ा बहुत अगर कहीं विकास देखने को मिलता है तो केवल गढ़ाकोटा या उसके आसपास के लगे हुए गांवों में देखने को मिलता है। तो क्या गढ़ाकोटा अकेला पूरा का पूरा विधानसभा का मॉडल हो जाता है जिसमें हम कहते हैं कि विकास हो गया? देखो, मैं रणनीति बिल्कुल दर्शक देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि खोरई विधानसभा और रेहली विधानसभा में बड़ी चतुराई से जहां विकास का मॉडल रखा था, कांग्रेस ने एक नीति अपनाई कि दोनों विधानसभा में भय और आतंक का डायलॉग ही बहुत स्वीकारा जाएगा। कहीं ना कहीं विकास, क्योंकि विकास को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं। मैं फिर आपको उस जगह पे ले जाऊंगा विकास की बात पे, कि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर से केवल बिचौलियों की दलाली का काम होता है, उनकी तिजोरी भरने का काम होता है। विकास तब होता है जब हर व्यक्ति को उसकी सुविधाओं का, उनकी आवश्यकताओं का, उनकी सुरक्षा का संसाधन मुहैया कराएं। हम उसको विकास मानते हैं। हम शिक्षा को मानते हैं, हम स्वास्थ्य को मानते हैं, हम रोजगार को मानते हैं, हम दोनों टाइम आहार को मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ये प्राथमिकताएं विकास की ना थी, ना है, ना रहेगी।
ये प्राथमिकता केवल कांग्रेस के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमारा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ये चर्चा जारी रहे। तो एक बार फिर हम हाजिर होते हैं अपनी चुनावी चर्चा में। हमारे साथ लगातार संदीप सबलोग साहब हैं कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र ठाकुर साहब हैं। हम रेहली पर रुक गए थे, रेहली भाजपा की तरफ से पूछना बाकी था। बहुत मशहूर सीट है और हल्ला ये रहा अभी सागर की धरती पे कि अब भार्गव चुनाव लूज कर जाएंगे। मतलब बड़ा मैं संदीप की इस हिम्मत की तारीफ करूंगा कि रेहली विधानसभा में उसको अपना कांग्रेस का पक्ष रखने का इस हिम्मत से उसने जवाब दिया, जबकि अंदर से वो कितना खुद ये जवाब देते हुए कितना सहज असहज महसूस कर रहा होगा मुझे नहीं पता। 230 विधानसभाओं की मॉडल विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो रेहली विधानसभा को रखा जा सकता है। जो शख्स पिछला चुनाव घर बैठ के जीत गया हो, जन समर्थन का अनुमान लगाया जा सकता है। जनता और जनप्रतिनिधि के कैसे संबंध होने चाहिए, इसकी अगर नेशनल लेवल पे अगर इंस्टीट्यूट बने तो उसका HOD बनाया जाना चाहिए गोपाल भार्गव को। उसको उससे सीखना चाहिए कि किस तरह एक नेता और जनता के जीवंत संपर्क होते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व, वो पालक है, माता है, पिता है, उसके व्यक्ति के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कर रही है कांग्रेस। और आश्चर्यजनक बात है, कांग्रेस की तैयारियों की हम बात बताएं बीडी भाई, चौथी लिस्ट में कांग्रेस की चौथी लिस्ट में ये कमलेश साहू जी का नाम तय करते हैं। 33 साल से वो सीट हार रही है। चुनावी तैयारी इससे पता चलती है कि कांग्रेस प्रत्याशी को 18 दिन मौके दिए 18 दिन मौके दिए जाते हैं। क्या मजाक का विषय है? आप कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही कि मजाक कर रही थी? जिस सीट पे तुम 33 साल से नहीं जीते हो, वहाँ क्या कांग्रेस प्रत्याशी को 2 महीने पहले डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था? ये रस्मी चुनाव लड़ना है। वहाँ इस बार रिकॉर्ड तरीके से गोपाल भार्गव जीतने वाले हैं और प्रदेश की 2 से 3 सीटें जो रहेंगी उनमें गोपाल भार्गव का नाम रहेगा, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और मैं तब भी फिर एक बार बधाई देता हूँ संदीप को कि इतनी भयानक हारी हुई सीट पर भी उसने अपना पक्ष रखा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जाहिर है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि रेहली विधानसभा में गुजरात के अंदाज पे चुनाव लड़े हैं गोपाल भार्गव, क्योंकि गुजरात में जब मीडिया ने जबरदस्त नरेंद्र मोदी का विरोध किया था तो वो मुख्यमंत्री बहुत जबरदस्त तरीके से बने थे। इस बार मीडिया ने कुछ पुश किया है, बहुत विरोध किया है कि गोपाल भार्गव का, और कहीं ना कहीं उनको इस विरोध का फायदा भी मिलता दिख रहा है। हम लगातार दर्शकों को बता दें कि हम 8 विधानसभा की बात कर रहे हैं। रेहली विधानसभा के बाद हम बात करेंगे सागर विधानसभा की। बहुत कांटे का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार शैलेंद्र जैन जी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि नेवी जैन जो जैन समाज से हैं, जैनी प्रत्याशी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ निर्दलीय सपा और बसपा खेल बिगाड़ रही। किसका खेल बिगाड़ेगी और किसका खेल इससे बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जगदीश यादव और अन्नी दुबे कितना नुकसान करेंगे कांग्रेस को? देखिए, जगदीश यादव और अन्नी दुबे या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि सागर में अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। और जो लोग ये दावा करते रहे हैं कि उनके अपने नाम पे एक बड़ी लंबी संख्या के वोट उनको मिले हैं, उनको अपनी हैसियत का अंदाजा इस चुनाव में हो जाएगा। तो बिल्कुल उनका दावा है कि न जगदीश भाई कुछ कमाल दिखा पाएंगे ना अंकलेश्वर दुबे, लेकिन बात महत्वपूर्ण है। शख्सियतें हैं ये, और महापौर के इलेक्शन में बहुत कमाल दिखाया था जगदीश यादव ने। हालांकि वो कांग्रेस का एक मैटर है। शैलेंद्र जैन साहब के बारे में 2 दिन पहले, चुनाव के 1 दिन पहले जो चारित्रिक प्रहार किया, हिंदुस्तान या लोकतंत्र की राजनीति में उसे कैसा मानते हैं आप? निस्संदेह दुखद है। इस तरह से कोई भी सीधे रूप से किसी को तो दोषी नहीं ठहराऊंगा इस मंच से, लेकिन स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के या दूसरे जो दावेदार रहे होंगे वो अपने अधिकतम प्रबल निकटतम प्रतिद्वंदी पे ही इस तरह के आरोप लगाएंगे। इस तरह के संकेत हम लोगों को मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति नहीं करी। हमें हमेशा अच्छे प्रत्याशियों को ही सामने जनता के रखा है। जैन प्रत्याशियों के मामले में, ब्राह्मण प्रत्याशियों के मामले में हमेशा से जिस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्फ्यूज रहते हैं, ऐसे कांग्रेस इस बार भी कन्फ्यूज रही है। 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशी दिए, जिसके पहले प्रकाश जैन साहब भी हार चुके थे, फिर उनको लगा नहीं इस बार फिर हमें जैन देना है। इसी कश्मकश में चाचा भतीजे में लड़ाई करवा दी।
चाचा आज अलग घूम रहे हैं, भतीजे अलग घूम रहे हैं, कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर निकला नहीं है। और दिनों दिन जिस तरह से इनके प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर हुआ था, लगातार रसाताल में इनकी कैंपेन गई है। शैलेंद्र जैन इस बार बेहतरीन तरीके से हैट्रिक बनाने जा रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी इलेक्शन कैंपेन को संचालित किया है। और ये व्यक्तिगत छवि के आरोप और जिस तरह से गंदा कीचड़ उछालने की बात की, तो हमारे राष्ट्रीय नेता और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल खिलेगा। सागर में तीसरी बार फिर से सागर के तालाब में कमल खिलने वाला है। ये सागर के विषय में एक चीज़ बता दूं, और संदीप भाई से भी बात होगी और शैलेंद्र जैन जी से, शैलेंद्र ठाकुर साहब से। लेकिन एक बात ज़रूर है, साहू वोट, सोनी वोट, जैन वोट, ब्राह्मण वोट, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन एससी वोट की चर्चा नहीं हो रही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सागर का वोट कहाँ गया है, क्या निर्णय करेगा, क्योंकि ये अब इस वक्त चुनाव जब फंसा है तो इस वोट पर जब चर्चा नहीं, तो ये निर्णायक वोट है। कहीं ना कहीं तमाम वोट तो खुलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वोट को अभी खुलने में अभी 2 दिन हो गए, अभी खुला नहीं है वोट। देखिए, सबसे बता दूं कि कांग्रेस कभी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर ना तो चुनाव लड़ती है, ना प्रत्याशी घोषित करती है, और ना ही ऐसा कोई वर्ग भेद बनाती है। यही कारण है कि हमने बदल बदल कर यहाँ प्रत्याशी उतारे। सर्वे की बात शैलेंद्र जी ने चर्चा की, परिचर्चा की शुरुआत में की थी। निश्चित रूप से हमारा ये टिकट हुआ है, ये सर्वे के आधार पे हुआ है। और सर्वे के मापदंड के बारे में बीडी भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरी आपसे कभी टेलीफोनिक टॉक हुई है इस पे, कि हमारा जो मुद्दा होगा, प्रत्याशी की अपनी साफ सुथरी छवि, उसका शिक्षा का स्तर, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके राजनीतिक अनुभव, इन सारी बातों का मूल्यांकन करने के बाद हम अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे जो जनता में स्वीकार्य होगा। एससी वोट के बाद कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग को कांग्रेस ने हमेशा संरक्षण दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुविधाओं के नाम पे इनको ठगने का काम किया है। यही कारण है कि पिछले चुनाव का आप परिणाम उठा के देख लें तो बागराज वार्ड से लेकर विट्ठल नगर वार्ड तक की जो पट्टी, जो अधिकांशतः एससी वोट की है, महापौर चुनाव का रिजल्ट उठा के देख ले, इन दोनों ही चुनावों में इन जाति वर्ग के लोगों ने सीधा कांग्रेस को समर्थन दिया है। और जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, उससे एससी वर्ग भी उससे बहुत ज्यादा नाराज है। मेरा मानना है एट्रोसिटी एक्ट पर कांग्रेस चुप रही है। देखिए, चुप रहने वाली बात इसलिए है कि ये एक संवैधानिक मामला है जो संसद में चर्चा का विषय है, ना कि सड़कों पे चर्चा का बीजेपी विषय। से क्या अपेक्षा करते, वो क्यों बोले उस पे? नहीं, बीजेपी को बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वे सरकार में है, वे प्रस्ताव लाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर जरूरी क्यों समझा जा रहा था कि भाजपा उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इसलिए कि कानून बनाने का काम संसद का है। कांग्रेस ने चर्चा आहूत क्यों नहीं की? कांग्रेस ने बिल्कुल इस बात को लेकर उठाया कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधा अध्यादेश जारी करके उसे देश पे लागू करने का काम किया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ मानता हूं। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने एक बिल पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, जो अपना फैसला किया था, लेकिन उसके बाद माहौल बदला और अचानक कांग्रेस एक मध्य प्रदेश में जिस अंदाज में पदार्पण किया, मैं बता दूं बुंदेलखंड में जिस अंदाज में 2.25 लाख और 2.5 लाख वोट जो लोधी वोट है उसको मैनेज करने के लिए 4 टिकट उन्होंने दिए हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रणनीति से ओबीसी वोट में सेंध लगाई है। लेकिन हम सागर विधानसभा में हैं और यहाँ एससी वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वो साइलेंट है, वो निर्णायक है। सारे वोट चिल्लाने लगे। आपके पास पार्षद भी एससी बहुत है। बीडी भाई, आज अपन इस स्तर पे बैठे हैं कि मैं अपने नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी को इस बात की सलाम करके उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजनीति के मायने बदल दी उस व्यक्ति ने। कांग्रेस ने अभी जिस तरह से एससी वोट, शेड्यूल कास्ट वोट, इस तरह की राजनीति विगत 57 सालों में, 40-60 सालों में करी, एक वर्ग विशेष को उपकृत करने के नाते खंड खंड में समाज को बांटने का जो काम किया है, उसके नाते उन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना लिया, सरकारें बना ली। लेकिन आप इस बात से सहमत होंगी कि जिन जिन राज्यों से कांग्रेस बाहर हुई वहाँ 20-20 साल से आज भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इसी मायने में, क्योंकि वो आज भी अपनी ना राजनीति बदल पाए हैं, ना एक परिवार पे अपनी डिपेंडेंस बदल पाए हैं और सुधर नहीं पा रहे हैं। आज भी 2018 में हम खड़े हैं और कांग्रेस वही संकीर्ण बातों की बात कर रही है, जबकि सबका साथ सबका विकास इतना बड़ा मूल मंत्र है कि उसमें क्या एससी, क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, अगर हमने हरिजन को आवाज़ दिया है
तो भाईजान रेशमी को भी वापस दिया है, और उसका मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है इस चुनाव में जब हम लोग घूमे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं सागर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। इस बार तमाम मुस्लिम वार्डों में, हरिजन वार्डों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट उभर के आएगा, आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये है सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 1993 में लगातार चर्चा जारी है। 1993 में संतोष साहू बंडा से चुनाव लड़े थे, स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर उनके खिलाफ चुनाव में थे। बहुत रोचक चुनाव था, और बीबीसी लंदन में भी ये खबर जारी हुई थी इस रोचक चुनाव की। और कहीं ना कहीं आज उन्हीं के जो स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर उनके बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोग कहते हैं तरह तरह की बात के त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन बात फिर मैं कहूँगा कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। जातिगत आधार पर कांग्रेस वहाँ गई जो है वहाँ उतारा है, और लोधियों की वहाँ भी मीटिंग हुई है, ये आरोप भी लगे उस पर। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर ना तो राजनीति करती है, ना इस तरह की कोई उपाय करती है। हम प्रत्याशी में स्वीकार्यता कितनी है जनता में, इस बात को लेके चलते हैं। हमारे जितने भी वहाँ पे दावेदार थे, उनमें जिस प्रत्याशी को तरवर सिंह लोधी को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है, वो जिला पंचायत का सदस्य है। एक निर्वाचित संस्था का सदस्य होने के नाते उसकी जनप्रियता को हमने तौला, उसके सहज व्यवहार को हमने तौला, और हमने उसको प्रत्याशी बनाया। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो जिस तरह से हमारे श्याम सराफ काफी टाइम से टिकट निश्चित रूप से श्याम सराफ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने भी टिकट मांगा। जो हमारे पूर्व विधायक हैं नारायण प्रजापति, उन्होंने भी टिकट मांगा। लेकिन सर्वे के आधार पे जो जनमत निकल के आया, निचले को सबसे ज्यादा चाहा, हमने उसको टिकट दिया। हमारी पार्टी ने उसके पक्ष में अपना निर्णय दिया और उसको प्रत्याशी बनाया। जहां तक वहां के सिटिंग एमएलए की बात अगर अपन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां का विकास जो था, एक्चुअल जो होना चाहिए था, ये डकैती प्रभावित इलाका रहा है, बेरोजगारी से पीड़ित है, और पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट यहाँ पे है। ये बात आप जानते हैं। बिल्कुल, ये वहाँ डकैती इलाका रहा है, ये इसमें कोई दो मत नहीं। और कहीं ना कहीं कितने सफल होंगे चुनाव में बंडा में, क्योंकि बंडा सीट की चर्चा मध्य प्रदेश में हो रही है, बहुत चर्चित सीट है। लेकिन इस बार मैं फिर कहता हूँ कि जातिगत अगर आधार देखा जाए तो रमाकांत यादव बहुजन समाज पार्टी से है, उनका दावा है कि उन्हें यादव वोट कुछ हद तक मिल रहा है, और तरबल लोधी हैं जो कांग्रेस के, उन्हें लोधी वोट मिलता दिख रहा है। लेकिन हरवंश सिंह राठौर का कोई जातिगत वोट नहीं है। लेकिन जब जाति से ऊपर चुनाव बंडा में होते रहे, ये बात बिल्कुल इतिहास गवाही देता है, क्योंकि जातिगत वहाँ चुनाव हार जाते हैं। क्योंकि बहुत अगर देखा जाए रूटीन में, अगर देखा जाए तो जातिगत महत्व वहाँ कम होता है। बीडी भाई, बंडा विधानसभा उस हमारी पुण्य आत्मा की देन है, हरनाम सिंह जी राठौर। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का पौधारोपण किया, और आज वो वट वृक्ष बन गया है। हरनाम सिंह राठौर वो शख्स हैं जिसका पूरे जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान करता है, और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने कभी जाति की राजनीति नहीं करी, खुला हृदय का व्यक्ति। और आज इस इलेक्शन में जो पहला बार इलेक्शन हो रहा है कि जब हरनाम भैया हमारे बीच में नहीं है। पिछली बार जब सुक्कू चुनाव लड़े थे, वो अस्वस्थ थे, लेकिन उनके देखते देखते उनके बेटे ने चुनाव जीता। ये पहला चुनाव है जो उनके अनुपस्थिति में लड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज भी बंडा विधानसभा के दूर दराज क्षेत्रों में हरनाम भैया ने जो खेती बोई है वो लहलहा रही है। उस लहलहाती खेती को उसके बेटे हरवंश ने कुशलतापूर्वक संवारा है, सजाया है। आज भी हरनाम सिंह राठौर जाति से ऊपर उठ के रहे हैं, और वही स्थिति हरवंश की रही है। हरवंश की छोटा लड़का है, कम उम्र में है, लेकिन जो आप विकास की बात कर रहे हैं, पेयजल योजना, बड़ी बड़ी रोड है लगातार। और ये शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जब भी मुझसे मिलता है, लड़ता है, मेरे विकास के लिए लड़ता है। सुक्कू की जीत इतनी आक्रामक होने वाली है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चूंकि समय कम है, देवरी और सुर्खी विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा, जनसंघी मिजाज की ये सीट रही। तेजी सिंह जो राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया है। हर्ष यादव रिपीट हुए, उनका भी चेहरा खराब नहीं है। संघर्ष बहुत कांटे का है, लेकिन कहा जा रहा है कि भीतर घात बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और भीतर घात पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया कर रहे हैं कांग्रेस की। उनको किसी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया, उनकी भीतर घात को। हालांकि रतन सिंह पे कहा
जाता कि रतन सिंह भीतरघात कर रहे हैं, लेकिन उमा भारती ने उनकी भीतरघात को डैमेज कंट्रोल किया है। कैसे निकल पाएंगे हर्ष यादव? देखिए, भीतरघात की जहां तक ये बात है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। गुड्डा पटेरिया जी एक जिम्मेदार हमारे पदाधिकारी रहे हैं, जिम्मेदार विधायक रहे हैं और कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता हैं। उनके बारे में इस तरह का दुष्प्रचार केवल भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को साधने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं जरूर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार वहां एक नया प्रयोग किया, हर बार एक नया प्रत्याशी दिया, जो जीतने के बाद उसे बदल दिया, हारने के बाद फिर दूसरा प्रत्याशी दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी इस कदर अंतरकलह से देवरी में जूझ रही है, इस कदर अंतरकलह से जूझ रही है कि उनका शीर्ष नेतृत्व तक इस बात को लेकर चिंतित है कि इतना अंतरकलह अगर वहां रहेगा तो पता नहीं किस बुरी तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हारने वाला है। अंतरकलह कहीं ना कहीं देवरी बहुत महत्वपूर्ण सीट है और अब चूंकि नेट टू नेट फाइट है, मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट की कोई बात नहीं कर रहा। थर्ड फ्रंट बहुत ताकतवर है और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि त्रिकोणीय सरकार बने तो ये त्रिशंकु बने सरकार, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उस थर्ड फ्रंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। वो बहुत बड़ा वोट बैंक बनकर मध्य प्रदेश में उभरा है। हम बात करें, हालांकि थर्ड फ्रंट में देवेंद्र तिवारी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि देवरी में वो तस्वीर नहीं मिल रही, लेकिन देवरी में तेजी के साथ ब्रज बिहारी हैं, उनका वहाँ जो है भीतरघात भी हो रहा है। कैसे निपट पाएंगे इन सारी चीज़ों से? बीडी भाई, अभी संदीप भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज रही है, इसको बदला उसको बदला। इनका रिकॉर्ड क्या है? सुनील जैन विधायक रहते रहते टिकट बदल दिया जाता है, गुड्डा पटेरा को देते हैं। गुड्डा पटेरा विधायक रहते हैं तब उनका टिकट बदल दिया जाता है। ये फैक्ट्स हैं, इन तथ्यों से कांग्रेस नहीं मुंह मोड़ सकती। ये पहली बार है कि उनने अपने वर्तमान विधायक को, नाकारा विधायक को फिर से रिपीट किया है। और नाकारा विधायक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विकास के मामले में विपक्ष के विधायक होने के नाते आप असफल रहे, ये आपका प्रमाणित मामला है। और जहाँ तक आप गुड्डा पटेरा जी और दूसरी लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन उनका सगा भतीजा, जनपद का अध्यक्ष, लोकप्रिय युवा साथी, हमारा उनका भतीजा क्या नाम है? नाम क्या? नहीं लक्ष्मण सिंह नहीं, पटेल वो गुड्डा जी का भतीजा है जो, अच्छा, विनीत पटेरिया अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। युवा है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसने जनपद चलाई थी और अपने जनपद में उसने एक मॉडल जनपद बनाया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस के लगातार क्षरण हो रहा है और जिस इकलौती सीट पे उनका विधायक था, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जिले में वो अंतिम कला भी हम ढहा देंगे और वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे समर्थन से जीत गया। ये समय कम है। सुर्खी विधानसभा सुर्खियों में रही है और गोविंद सिंह राजपूत जो राष्ट्रीय सचिव हैं और उनके खिलाफ यहाँ के सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर, बहुत रोचक चुनाव है क्योंकि यहाँ राजेंद्र सिंह मोकलपुर टर्निंग पॉइंट है। राहतगढ़ में कितनी लीड लेंगे गोविंद, उस पर डिपेंड करता है चुनाव। सिहोरा किसका होगा, जयसी नगर किसका होगा, बिलेरा और सुर्खी कैसा जाएगा, इन तमाम चीज़ों पे है। लेकिन गोविंद कितने मजबूत हैं, क्योंकि इस दफ़ा हारे तो फिर बहुत मुश्किलों में होगी। देखिए, गोविंद सिंह राजपूत जी पिछला चुनाव भी जो हारे थे वो एक षड्यंत्र के तहत हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सुर्खी से अपनी नाक बचाना थी और उन्होंने मैनेजमेंट करके प्रशासन को अपने पक्ष में लेके वो चुनाव जीता था। ये चुनाव बड़ा अलग तरह का चुनाव है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बिलेरा में क्या, जयसी नगर में क्या, सुर्खी में क्या या राहतगढ़ में क्या, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पूरा सुर्खी विधानसभा एक यूनिट के रूप में गोविंद राजपूत का घर है। एक एक घर में उनकी पहुंच है, एक एक घर में उनके संबंध हैं, रिश्ते हैं, एक एक व्यक्ति के आंसू पहुंचते हैं, एक एक व्यक्ति की खुशी में शामिल होते हैं और वहां के लोग उन्हें अपने सच्चा सपूत और सच्चा साथी मानते हैं। और यही कारण है कि पिछला चुनाव गोविंद राजपूत जी को हराने के बाद भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और पूरे 5 साल जनता के बीच रहे। और ये चुनाव इस बात को प्रमाणित कर देगा कि कांग्रेस के साथ, गोविंद राजपूत के साथ आज भी उस क्षेत्र की जनता है, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो कभी अपने अवसर के लाभ के लिए जनता दल में जाते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, कभी जनशक्ति पार्टी का नगाड़ा बजाने चले जाते हैं और किसी गांव को अगर गोद लेते हैं
बड़ौदा गांव का मैं नाम लेना चाहूंगा। सांसद जी ने बड़ौदा गांव इस क्षेत्र का गोद लिया था। यह गांव भी उस कुपोषित बच्चे की तरह दम तोड़ रहा है। इस बात को मीडिया ने देश की जनता के सामने खुद लाया था। और मैं कहना चाहता हूं कि यहां का जो विकास के नाम पे विनाश हुआ है, उसके बदले भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त इस क्षेत्र में मिलने वाली है। गोविंद राजपूत जी ऐतिहासिक मतों से ये चुनाव जीतेंगे। ये दावा कितना पुख्ता है? जहाँ तक मैनेजमेंट से चुनाव जीतना, प्रशासन पर दबाव बनाना, मैं चाहूँगा संदीप जी 11 तारीख के बाद जो जुमले रखें तब उनको आवश्यकता पड़ेगी। ये उस प्रत्याशी को सोचना चाहिए कि वो 192 141 वोट से क्यों हारता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति में कहते हैं कि सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, सुधीर यादव सरप्राइजिंग एलिमेंट के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। खांटी उस जमीन का जुड़ा हुआ व्यक्ति, मंडी अध्यक्ष स्वयं रहा। उनके पिता श्री लक्ष्मण यादव 2 बार से सांसद रहे, आज भी 2 बार विधायक रहे, आज सांसद हैं। लगातार उस परिवार का उस विधानसभा से नाता है। यही वो परिवार है जो राजपूत परिवार की गुंडागर्दी, उनके अत्याचारों का सामने विरोध करता रहा है, हमेशा जमीनी संघर्ष लड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, राजपूत जी के सरकार में रहते हुए उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के मामले में क्या स्थिति है, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। सुधीर यादव सरप्राइजिंग एलिमेंट के नाते व्यापक जन समर्थन कम समय के बाद भी बटोर रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो कम मार्जिन, इस बार जीत के मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी सुर्खी विधानसभा जीत रही है। ये 8 विधानसभा का चर्चा थी, सारी सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि कहीं ना कहीं शराब को लेके बात क्यों नहीं हुई, व्यापम का मुद्दा क्यों कांग्रेस ने नहीं उठाया, और विकास की जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी उस पर फोकस रख के उसने चुनाव लड़ा। ये सारी चीज़ें चुनाव समझ रहा था। किसान के मुद्दे को लेके और नई उम्मीदों को लेके जितनी चर्चाएं हुई, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के जितने नेताओं की डायलॉग बाजी, बयानबाजी हुई, उनमें शराब जैसा मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत प्रभावित कर सकता था। कांग्रेस छोड़कर चली थी। देखिए, शराब की बात है, गली गली में एक गृह उद्योग के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को और ज्यादा बेरोजगार बनाने के लिए गली गली में शराब के अड्डे खुलवा के रखे, जो अवैध शराब की बिक्री हो रही। यह मुद्दा कांग्रेस ने लगातार उठाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे इसके परिचर्चा के कंक्लूजन पर ले जाना चाहता हूं। सागर संभागीय मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, और सबकी निगाह सागर पर है। पिछले 10 सालों से हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जी यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पहले 1993 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां हैं। इन्हें उपलब्धि के नाम पर अगर एक भी कोई ऐसी उपलब्धि सागर के नाम में जोड़ी हो तो वह वोट मांगने के हकदार है। यहां से छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूर हुआ। हमसे सागर जिले के कॉलेजों को छीनकर छतरपुर में जोड़ दिया गया, हमसे पुलिस एकेडमी को छीन लिया गया, हमसे एफएसएल को छीन लिया गया, हमसे इरिगेशन और सिंचाई विभाग की यूनिट छीन ली गई। हमको मिला क्या? यह भारतीय जनता पार्टी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। केवल विकास के नाम पर झूठे वादे और झूठे ढिंढोरे पीटकर 5 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया कटरा के सौंदर्यीकरण के नाम पे दिया। कटरा के सौंदर्यीकरण को लेके जो फुटपाथ व्यापारी है, जो रोज कमाने वाले, उनको उजाड़ दिया। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर सिफर है मामला। आज भी 4 साल होने को आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 5 साल पहले यहां पर जो 7 घोषणाएं की थी, उनमें से एक भी आज पूरी नहीं हुई है। तो देने का काम इन्होंने कुछ नहीं किया है, छीनने का काम किया है। और इस छीनने का साइलेंट रिजल्ट 11 तारीख को आने वाला है, जो यहां की जनता बड़े आक्रोश के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को सागर से समाप्त करके यहां देने वाली है। ये बहुत बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। अभी शैलेंद्र जी के पास चलेंगे। सत्ता डिफेंस होती है, कम चिल्लाती है, सड़कों पर कम आती है, विरोध के स्वर सड़क पर मुखर होते हैं। इससे सत्ता किसकी सरकार बन रही है, किससे 11 तारीख को ये परिणाम आएंगे। लेकिन ये आरोप है कि बहुत कुछ छीना है। ये संदीप का भाषण 28 के पहले तक तो प्रभावी था, अब कोई उसके मायने नहीं रह गए, क्योंकि ये बात जो रिपीट कर रहे हैं, इसको सुनते सुनते हमारा तीसरी बार विधायक बन रहा है, हमारे लगातार महापौर बन रहे हैं, लगातार हमारे सांसद बन रहे हैं। जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जहाँ तक देने और छीनने की बात है, स्मार्ट सिटी
भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सौगात है। और कागजों की बात कर रहे हैं तो श्रीमान जी आप भी समझते हैं कि अगर एक घर का निर्माण करेंगे तो उसके पहले ड्राइंग एंड डिज़ाइन ही बनती है, एकदम मकान नहीं बन जाते। पत्थर तो दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ईंट पत्थर भी दिखेंगे संदीप जी। और जहाँ तक आपको बता दें कि 100 करोड़ की पहली राशि आ जाना, बाकायदा ऑफिस बन जाना, टेंडर्स लग जाना, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कह लीजिए कि लंबी बहस है, इसका इस समय कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात छीनने की नहीं करी। जहाँ तक हम आपको बीडी भाई बता दें, आपको इस चुनाव में जानकर आश्चर्य होगा कि 2.25 लाख की पॉपुलेशन में 1,30,000 डायरेक्ट बेनिफिट हितग्राहियों को हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। ये है सरकार, ये है शिवराज। 1,30,000 लोगों को जिनको हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ पहुँचाया है, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही हमारी पूंजी है। इसी के दम पे हम बहुमत बनाने वाले हैं, सागर में विजयश्री प्राप्त करने वाले हैं और 8 सीटों पे कमल खेलने वाला है। लिख लीजिए। ये 8 में 8 सीट आप कितनी मानते हैं? देखिए 11 तारीख बहुत दूर नहीं है। इनका जो दावा है 8 में 8 शून्य पे जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्लीन स्वीप पे जाएगी। कांग्रेस 8 की 8 सीट जीत रही है और डंके की चोट पे जीत रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो रही है क्योंकि वक्त है बदलाव का, ना कि विश्वासघात का। ये बिल्कुल ये हमारी चर्चा थी। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में 11 तारीख को परिणाम आएंगे। मैं फिर बार बार कहता हूं कि विरोध सड़क पर मुखर होता है, सत्ता डिफेंस में जाती है, चुप रहती है। यही अंदाज 2013 में था, लेकिन बात फिर न कांग्रेस की लहर है न भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अचानक इतनी आवाम मतदान करने क्यों आ रही है, ये बहुत आश्चर्यजनक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सलाम करते हैं हम कि उसने जिस अंदाज में प्रचार प्रसार किया है उसका फायदा मिला है। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश की जनता परिणाम देगी, जब लहर नहीं है तो एक बात बिल्कुल जाहिर होती कांग्रेस की तरफ से कि वक्त बदलाव का है, इसलिए वोट जनता निकली है। और इनका भी ये है कि बूथ मैनेजमेंट, वोट को घर से निकालने का काम कार्यकर्ता करते हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी, क्योंकि नेता वो उनके यहाँ बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि कार्यकर्ताओं ने पब्लिक निकाली है। हालांकि दोनों के दावे अपनी अपनी जगह सही हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हम फिर और चुनावी चर्चा में कल आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।